हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे षडांग के बारे में। ये आर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जो षडांग है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जयपुर के राजा थे जयसिंह प्रथम। उनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे यशोधर पंडित। ठीक है, उन्होंने जो है वो कामसूत्र की एक टीका के रूप में जय मंगला नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो रचना है ये उन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी में की थी। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है एक बुक लिखी थी 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग के चित्रकला के 6 षडांग। 1921 में ये बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो ये इसका आपको नाम याद रखना है। ये एक सूत्र है, तो इसी एक सूत्र पे ये पूरी डिपेंड है। इसी का पूरा एकदम विस्तार से बताया गया है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। ये जो श्लोक है 2 लाइनों का, इसको अगर आप 8-10 बार बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। तो इन 6 को हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो है वो आ जाता है रूप भेद। तो रूप भेद बेसिकली है कि उसका जो गुण होता है, ठीक है, उसकी मतलब जो शारीरिक स्थिति होती है, उस किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर या चित्रकला में हम जो चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका वो कैसा है। ठीक है, बेसिकली यही उसका रूप भेद है। नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, वह गुण जिसके कारण किसी आकृति में सौंदर्य अभिव्यक्ति होती है और उस गुण विशेष को रूप समझा जाता है। चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। किसी भी जो सब्जेक्ट है हमारा जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, पतलापन, उसका मोटापन, उसमें कलर हम कुछ दे रहे हैं जैसे काला है, तो इस टाइप से ये जो चीज़ें हैं यही रूप भेद के अंतर्गत आती हैं। यह न केवल रूप के ज्ञान पर जोर देता है बल्कि रूपों के सूक्ष्म और व्यक्तित्व के उभार पर भी इसका ध्यान केंद्रित करता है। किसी भी कलाकृति की रूपरेखा जितनी सुंदर होगी वह कलाकृति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है किसी भी जो आकृति है उसका अनुपात, नाप या फिर बनावट उसकी। तो वस्तुओं की जो संरचनात्मक शारीरिक रचना में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साधारण अर्थों में कहें तो प्रमाण जो है वो मान, सीमा, कद, लंबाई, चौड़ाई आदि की स्थिति को समझा जाता है। चित्रकला में प्रमाण से चित्र की विवरणात्मक स्थिति का भान होता है। ठीक है, मान लो कि कोई भी चित्र है, उसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है तो उसकी वो कितना हमें लंबा बनाना है, उसका माप क्या रहेगा। जैसे कैनवास है पूरा, ठीक है, कैनवास पे अब हमें उसको कितनी लंबाई में बनाना है कि वो वहाँ पर अच्छा लगे। अगर कैनवास पर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक हम उसको ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो एक नाप है पूरा कि इतने ही नाप में हमारा ये फिगर आएगा, इतने में हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आ जाता है भाव। थर्ड पे आ जाता है हमारा भाव, यानी कि फीलिंग, कि उस चित्र को बनाते समय या फिर उस चित्र के फेस पर कौन सी फीलिंग जो है वो दिखाई देती है। जो ये है जो है मूलतः अनुभव का विषय होता है। भाव योजना, भावना एक इरादा होता है अर्थात आकृति की भंगिमा, इसका स्वभाव, मनोभाव और व्यंग्यात्मक को ही भाव कहते हैं। जैसे कि हाथ को गालों पर रखना, नृत्य आकृति, हंसना, रोना, त्रिभंग, अतिभंग, ये सब इसमें क्या है कि मान लो कोई भी आकृति है, ठीक है, वो उसको किस मुद्रा में बनाया गया है, उसके चेहरे पर क्या भाव है। जैसे कि मान लो बुद्ध को बनाया है, ठीक है, तो उसको आशीर्वाद देने की मुद्रा में बनाया है, तो उनका एक हाथ जो है वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। तो इस टाइप से मान लो कोई नृत्य करती हुई लड़की बनाई है, तो उसका एक हाथ आपने देखा होगा कि ऐसे ऊपर की तरफ बनाया है, एक नीचे की तरफ बनाया है। इस टाइप से कोई रोते हुए इंसान का चेहरा बनाया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आती हैं आपके भाव के अंतर्गत, कि जो चित्र है उसमें क्या
भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब कुछ चेहरे हैं जो कि हमें उनका भाव बताता है, जैसे कि अंडाकार चेहरा है, उसमें सात्विकता का भाव। पान के पत्तों वाला जो चेहरा है उसमें चंचलता का भाव। भाव विव्यंजना के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भाव रूप को हम आंखों से देख सकते हैं, जबकि प्रच्छन्न भाव रूप का अनुभव द्वारा समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष भावों को कलाकार सहजता से दिखा पाता है, जबकि अप्रत्यक्ष भावों को दिखाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब मान लो कि कोई बहुत सैड सा उन्होंने एक लेडी फिगर जो है वो बना दिया है और बस वो एकदम उदास सी बैठी है। उसने अपना एक जो हाथ है वो चेहरे पर रखा हुआ है। अब जो चेहरे पर हाथ रखा हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया उसका प्रत्यक्ष भाव कि ये उसकी भाव भंगिमा है, लेकिन वो जो है वो अंदर से उसके वो मतलब दुखी है, तो ये उसकी अप्रत्यक्ष भावना हो गई। तो जो उसने हाथ रखा है चेहरे पर, ये उसकी प्रत्यक्ष भावना है, इसको हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये हम उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भावना है। राजस्थानी चित्र शैली में भाव रस की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लावण्य योजना। लावण्य का मतलब सीधा सा है कि सौंदर्य से, सुंदरता का दूसरा नाम ही लावण्य है। चित्र में लावण्य का होना भी आवश्यक है। रूप गोस्वामी ने मोती की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। ये क्वेश्चन आता है कि जो रूप गोस्वामी है उनके द्वारा लावण्य की जो उपमा है वो किसे दी गई, या जो लावण्य है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, तो वो मोती के समान इसे बताया गया है, या फिर लावण्य को किसके समान बताया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये। एक कलाकार किसी चरित्र को तब तक सही नहीं ठहरा सकता जब तक कि वह स्थिति हासिल न हो जाए। यह वह लावण्य है जो कि उस सुंदरता को दिखाने में सक्षम बनाता है जो देखने में नहीं बल्कि वह उस कलाकृति का सार है। रूप की संगति और परिमिति को ही लावण्य कहते हैं। भाव तीसरी सौंदर्य का बोधक है, जबकि लावण्य के द्वारा बाहरी सौंदर्य अभिव्यंजित होता है। चित्र में ब्राहा, अलंकृत, क्रांति और छाया का समावेश लावण्य योजना के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि खजुराहो, कोणार्क या फिर दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति आपने देखी होगी, तो उसके चेहरे पर जो है वो बहुत ही सुंदर भाव हमें देखने को मिलते हैं। वो एकदम मतलब सौंदर्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यह मानव आकार की मूर्ति मौर्य काल के सबसे महान कलाकृतियों में से एक है। तो ये जो है वो लावण्य योजना का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट है सादृश्य, यानी कि सादृश्य, सा का मतलब होता है समान और दृश्य मतलब होता है रूप, मतलब एक जैसे रूप, समान रूपों की समान आकृति। प्रतिकृति का जिस गुण के कारण मूल वस्तु से समानता स्थापित होती है उसे सादृश्य कहते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी, ठीक है। मान लो कोई मूल चीज़ है उसी को हमने कॉपी किया है तो वो हो जाएगा हमारा सादृश्य। इसका कार्य होता है कि किसी रूप के भाव को दूसरे रूप की सहायता से स्थापित करना, लेकिन किसी मूल वस्तु के बाहरी रूप रंग की अपेक्षा उसके स्वभाव या धर्म का सादृश्य दिखना भी जरूरी है। जैसे अब हमें सबको पता है, ये बचपन से हमारे माइंड में है कि अगर कृष्ण है तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी होगी, ठीक है, नीला सा उनका कलर होगा। और मान लो शिव जी हैं तो उनके जो है इस टाइप से उन्होंने जटाएं हैं, उनकी ऊपर गंगा है और जटाओं में उसके ऊपर चंद्रमा बना हुआ है, गले में उनके नाग है, हाथ में उनके त्रिशूल है। तो इस टाइप से ये जो धारणाएं हैं ये बनी हुई है। तो ये मान लो हमें शिव जी का चित्र फिर ड्रॉ करना है। अब अगर हमारे माइंड में वो मेन कॉपी है, ठीक है, और उसकी हमें कॉपी प्रतिकृति बनानी है, यानी उसी को कॉपी करना है, तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो यही सादृश्य है। अगर चित्र में कृष्ण को जटा, जूट या फिर तीर तलवार के साथ दिखाया जाए तो वह कृष्ण न समझकर कुछ और समझा जाएगा। कृष्ण के लिए सांवला रंग, सलोनी आकृति और कम से कम सिर पर मोर पंख का चित्रण तो अनिवार्य है, तभी सादृश्य की योजना होगी और चित्र को जो है विश्वसनीय माना जाएगा। यानी कि जो चित्र ओरिजिनली जैसा है उसको वैसा ही ड्रॉ करना, कि अगर हम किसी को दिखाएं तो वो देखते बोले कि हाँ ये उसका चित्र है।
चित्र चाहे वास्तविक हो या फिर कल्पना सूत्र, अगर दर्शकों को उसे पहचानने में कठिनाई नहीं होती है तो वह चित्र शुद्ध माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कई प्रकार की आंखों का भी उल्लेख किया गया है और उनको समानता दी गई है, जैसे मछली, शंख, कमल, पंखुड़ियाँ आदि के रूप में सादृश्य। ये आपने देखा होगा और स्पेशली राजस्थानी शैली में आपने पढ़ा होगा कि जैसे खंजनकृति जो नेत्र हैं, ठीक है, और मीनाकृति नेत्र, तो इस टाइप से यानी कि उनको जो है वो एक संज्ञा दी गई है, उनकी बताया गया है कि ये खंजन के समान नेत्र हैं, यानी कि उसी वे में है, ये मछली के समान नेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्णिका भंग। वर्णिका का मतलब होता है कलर। आप ये जो वर्ड है ना, इनको ध्यान रखिए कि सादृश्य मतलब एक समान, किसी की चीज़ की, मेन चीज़ की कॉपी। उसके बाद वर्णिका भंग आ गया रंग, ठीक है, भाव मतलब फीलिंग। तो इस टाइप से आप याद करेंगे तो आप जब भी आपके सामने कोई लाइन होगी, कोई स्टेटमेंट होगा, तो आप इजीली उसे बता पाएंगे। यह जो अंग है चित्र में रंगों की योजना के महत्व को बताता है। चित्र में विभिन्न वर्णों के संयोग से जो भंगिमा उत्पन्न की जाती है उसे ही वर्णिका भंग कहते हैं। वर्णिका भंग हमें यह भी बताता है कि चित्र में कहाँ किस वर्ण की योजना की जानी चाहिए, किस वर्ण के समीप कौन सा वर्ण होना चाहिए और कौन सा वर्ण किस वर्ण से दूर होना चाहिए। मतलब ये है कि इतना हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सा कलर जो है वो कहाँ पर यूज़ करनी है। मान लो कि हम कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमें सेंटर में अगर हमने जो मतलब बहुत ही धूमिल से कलर डाल दिए और बहुत दूर है, ठीक है, दूर में हमने बहुत ब्राइट कलर डाल दिए, तो वो एक तरह से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दूर की चीज़ें हमेशा धुंधली होती हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़े से लाइट कलर और इस टाइप के शेड डालेंगे, और सेंटर में जो है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर हम ब्राइट कलर को यूज़ करेंगे। तो ये सब वर्णिका भंग में आता है और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी एक परफेक्ट जो वर्णिका भंग है वो होता है। अच्छा, जो वर्णिका भंग है वो अन्य अंगों की अपेक्षा इसकी साधना समय और श्रम साध्य होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि टाइम, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। चित्रकला में 5 प्रमुख वर्ण माने जाते हैं: उजाला, पीला, लाल, काला और नीला। और इन्हीं 5 के संयोग से अनेक जो कलर हैं वो बनाए जाते हैं। चित्रों में अति सूक्ष्म कार्य जैसे कि मांसल सौंदर्य को उभारना, फूलों के सौंदर्य के साथ उनके सौरभ का आभास करवाना, दिन का आभास करवाना, रात्रि का आभास करवाना, ठीक है, धूप दिखाना, बारिश दिखाना, तारे दिखाना, तो इस टाइप से ये सभी जो हैं ये कलर से ही संभव है। अब देखिए कामसूत्र में जो है वो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र में चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा जो है षडांग का पूरा चैप्टर था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।